हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विश इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर हम देख रहे थे मेवाड़ का इतिहास। कल ही जो हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने मेवाड़ के इतिहास का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने देख लिया था दोस्तों। और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने अच्छे से देख लिया था कि मेवाड़ शब्द की उत्पत्ति, मेवाड़ शब्द का अर्थ क्या होता है और वहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना होती है। उसके राष्ट्र ध्वज के बारे में, आदर्श वाक्य के बारे में हमने अच्छे से विस्तार से देखा था। उत्पत्ति के संबंध में, गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में है वो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। ये हमने कल चर्चा कर ली थी दोस्तों। ठीक है, आज हम देखते हैं गुहिल वंश के संस्थापक से हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास। तो आज की हमारी क्लास है संस्थापक। तो यहाँ पर मेवाड़ के अंदर कौन सा वंश है? गुहिल वंश। गुहिल वंश। तो इसका संस्थापक कौन है दोस्तों, वो देखना हमें। संस्थापक, तो इसका संस्थापक कौन था? गुहिल। गुहिल से गुहिल वंश पड़ा। गुहिल, जिसको गुहिलादित्य भी कहते थे। गुहिलादित्य या गुहेलोत भी कहते थे। गुहेलोत, इसने है वो गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल वंश है वो बहुत ही शानदार वंश रहा है राजस्थान की दृष्टि से, और बहुत ही लंबा, विश्व का सबसे लंबा वंश माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जाता है कि गुहिल वंश की स्थापना तो है वो गुहिल ने की थी, गुहिलादित्य ने की थी, लेकिन कब की अगर पूछा जाए तो गुहिल वंश की स्थापना कब की? तो इसकी जो स्थापना है वो 566 ईस्वी में की। 566 ईस्वी में की थी दोस्तों। अब यहाँ पर गुहिल था, ये कहाँ का था, कहाँ से मेवाड़ में आया था, कैसे आया था, उसके अंदर हम देखते हैं कि देखिए ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। समझिए, पूरे ध्यान से देखिए, और मैप है वो आना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, ये हमारा जो इतिहास, इसमें हाँ इतना ध्यान रखना है, यहाँ से हमको यही देखना है। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों? गुजरात। ये क्या है? ये राजस्थान है। ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है। और ये गुजरात है। तो गुजरात के अंदर एक यहां पर क्या था? वल्लभीनगर। वल्लभीनगर, वल्लभीनगर साम्राज्य था, जिसके जिसके राजा कौन थे या शासक कौन थे? कौन थे? शिलादित्य। शिलादित्य, शिलादित्य थे। ठीक है, और तो शिलादित्य कौन हुए? गुहिल के पिता। तो अब यहाँ पर पूछा जाता है कि शिलादित्य भी किस वंश से थे? तो हमने कल देखा था ध्वज के बारे में, चित्र से बनाकर हमने देखा था ध्वज के बारे में कि उगता हुआ सूरज भी उस ध्वज के अंदर है वो दर्शाया गया है। तो ये क्या थे? सूर्यवंशी। कैसे पता चलता है हमको? तो देखिए ध्यान से, ये क्या है? सूर्य भगवान। और सूर्य के पुत्र का नाम क्या था? विवस्वान। कौन था दोस्तों? विवस्वान। और विवस्वान से ही यानी कि उन्हीं के वंशज कौन थे? दशरथ। कौन थे दोस्तों? दशरथ। और दशरथ के बारे में आप जानते ही होंगे, दशरथ किसके पिता थे? भगवान श्री रामचंद्र जी के। किसके? रामचंद्र जी के। और रामचंद्र जी के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, लव और कुश। कौन थे? लव और कुश। और यहाँ पर बात करें तो कुश के, ठीक है, कुश का 108वां वंशज कौन था? 108वां वंशज आपको पता होना चाहिए, विजय भूप। कौन था? विजय भूप। विजय भूप। ठीक है, तो विवस्वान से लेकर विजय भूप तक है वो राजधानी किसकी रही थी? कहां पर रही थी राजधानी?
तो राजधानी जो रही थी वो राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। अयोध्या, ठीक है। लेकिन विजय भूप, अयोध्या आपको पता है यहाँ पर कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है अयोध्या। कहां पर है दोस्तों? अयोध्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अब अयोध्या से कहां पर आ गए? कौन है? भूप, विजय भूप। कौन आए थे? विजय भूप। विजय भूप जो कुछ के 108वें वंशज थे, 108वें वंशज, ठीक है दोस्तों, 108वें वंशज थे विजय भूप। वो अयोध्या से कहां पर आ गए? वल्लभी नगर आ गए। कहां पर आ गए? वल्लभी नगर। और वल्लभी नगर को अपना क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना ली, ठीक है। और यहां पर हम बात करें तो विजय भूप के का जो छठवां वंशज है, कौन सा? छठवां वंशज, वो कौन हुआ? शिलादित्य हुआ दोस्तों। कौन हुआ? शिलादित्य। तो समझ में आ गया होगा कि सूर्यवंशी क्यों कहते हैं? सूर्यवंशी इसीलिए कहते हैं कि विजय भूप का छठवां वंशज कौन हुआ? शिलादित्य हुआ। और विजय भूप ने अयोध्या से अपनी राजधानी कहां पर बनाई? वल्लभी नगर, गुजरात को बनाई, ठीक है। और यहाँ पर इसका छठा वंशज शिलादित्य। शिलादित्य की हम बात करें तो इनकी पत्नी कौन थी? पत्नी थी पुष्पावती। ठीक है दोस्तों। पुष्पावती के बताया जाता है कि 6 पुत्रियां थी, ठीक है। उनके एक भी पुत्र नहीं था। तो ये पुष्पावती कहाँ की थी? ये आबू की, आबू सिरोही राजस्थान, आबू की परमार राजकुमारी थी ये। क्या थी दोस्तों? आबू की परमार राजकुमारी। आबू की परमार राजकुमारी कौन थी? पुष्पावती। तो इनके 6 पुत्रियां, इनकी कितनी पुत्रियां थी? 6 पुत्रियां थी। इनके एक भी पुत्र न होने की वजह से ये आबू के अंदर है वो किस माता के मंदिर में? जगदम्बा माता के मंदिर में। जगदम्बा माता के मंदिर में पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की मन्नत मांगने के लिए ये क्या हो? गर्भवती थी। 6 पुत्रियां थी। 7वें गर्भवती में यहाँ पर ये क्या थी? गर्भवती थी। और पुत्र प्राप्ति के लिए आबू, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आबू सिरोही में है, जो गुजरात की सीमा पर हम कह सकते हैं। तो आबू के अंदर कौन आई हुई थी? पुष्पावती आई हुई थी जगदम्बा माता के मंदिर में पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन पीछे से ये आपको यहाँ पर, ये कौन सा? ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वर्तमान में। तो यहां से अरबों ने क्या कर दिया दोस्तों? अरबों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अरबों ने क्या किया? आक्रमण। और अरबों ने आक्रमण किया किस पर? वल्लभी नगर पर। किस पर आक्रमण किया? वल्लभी नगर पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ पर वल्लभी नगर में यहाँ पर शिलादित्य, कौन दोस्तों? शिलादित्य है वो वीरगति को प्राप्त हो गए और वल्लभी नगर साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। किसने? अरबों ने। शिलादित्य है वो क्या हुए? शिलादित्य क्या हो गए? शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को यानी कि शहीद हो गए, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो जब पुष्पावती जगदम्बा माता के मंदिर से आशीर्वाद लेकर वापस लौट रही थी, रास्ते में उनको सूचना मिली कि शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और यहाँ पर अरबों ने वल्लभी नगर पर अपना अधिकार कर लिया है। तो यहाँ पर अब आपको पता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ गुहिल की उत्पत्ति, गुहिल कहाँ से आए, ठीक है। गुहिल जो शासक थे, गुहिल वंश की स्थापना करते हैं, उनके यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो गुहिल के पिता थे शिलादित्य, उनके ऊपर आक्रमण किसने किया था? अरबों ने किया था, ठीक है। उनकी शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती, जो आबू की परमार राजकुमारी थी, जिनके 6 पुत्रियां थी, एक पुत्र भी नहीं था। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए जगदम्बा माता मंदिर आबू में आई हुई थी, अपने पिहर आई हुई थी। पीछे से आक्रमण कर दिया अरबों ने और वल्लभी नगर को अपने अधिकार में कर लिया और शिलादित्य इसमें वीरगति को प्राप्त हुए। तो इसमें यह सूचना मिली, वल्लभी कहां पर? पुष्पावती को सूचना मिली है। पुष्पावती यहाँ पर फिर क्या करती है?
राजपूतों में 3 प्रथाएं थी। अगर किसी का पति है वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो क्या करना होता है, सती होना पड़ता है। और फिर दूसरी कि अगर कोई भी स्त्री गर्भवती है तो वो क्या नहीं कर सती नहीं हो सकती है। और तीसरी क्या है कि अगर जिसका पति वीरगति को प्राप्त हो गया है वह अपने पीहर के अंदर नहीं रह सकती है। तो इसने अब क्या किया, यहां से आबू से आकर यहाँ पर आबू व वल्लभी नगर के बीच में एक गांव आता है। कौन सा दोस्तों, एक गांव आता है। यहाँ पर एक गांव आया और उस गांव का नाम था वीरनगर। क्या था दोस्तों, वीरनगर। और वीरनगर के अंदर एक कमलावती ब्राह्मण के घर क्या लेती है, शरण लेती है। कमलावती ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण के घर क्या लेती है, शरण लेती है, शरण लेती है। और यहां पर कमलावती की हम बात करें तो यहाँ पर इनको पुत्र होता है। और पुत्र होने के बाद है वो पुष्पावती क्या हो जाती है दोस्तों, सती हो जाती है। सती हो जाती है, किसको सौंप कर, अपना पुत्र कमलावती ब्राह्मणी को सौंप कर है वो सती हो जाती है। उसको कहती है कि इस पुत्र का लालन पालन पोषण है वो तुम ही करना है। अब कमलावती भी क्या थी, एक विधवा थी। और ये भी क्या थी, निसंतान थी, यानी कि इनके भी कोई भी पुत्र नहीं था। अब उन्होंने समाज से बचते हुए, कोई पूछेगा कि इसका ये पुत्र कहाँ से आया तो ये कहाँ पर ले गई, गुफा के अंदर ले गई। और गुफा के अंदर है वो लालन पालन पोषण किया और इसी के नाम पर क्या पड़ा, गुहिल। क्या पड़ा, गुफा में इनका लालन पालन पोषण किया। तो पूछा जाए कि कमलावती ने क्या क्या था, लालन पालन और पोषण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लालन पालन पोषण किसने किया था, कमलावती ने। गुफा के अंदर रहते हुए किया था, इसीलिए गुहादित्य या गुहिल नाम पड़ा किसका, गुहिल का। और गुहिल वंश की फिर क्या हुआ कि जैसे ही गुहिल है वो बड़े हुए तो उनको फिर है वो कमलावती ने बताया कि आपके पिता का नाम क्या था, शिलादित्य, और आपकी माता का नाम पुष्पावती था। और आप है वो वल्लभी नगर के क्या थे, राजकुमार थे। अरबों ने आक्रमण कर दिया जिसकी वजह से आपके पूरे वल्लभी नगर को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो फिर वहां से क्या था, राजपूत था तो तलवार लेकर है वो यहाँ पर क्या थे, भील ज्यादा थे। और भीलों को इकट्ठा किया और कहा कि आप है वो मेरा साथ दीजिए, और अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपके ऊपर कोई भी है वो कर नहीं लूंगा, और कोई भी है वो मतलब आपके ऊपर परेशानी नहीं आएगी और स्वतंत्रता से आप जी सकते हैं। तो ये वादा किया था। और ये वादा करने के बाद है वो यहाँ पर आए, कहाँ पर, वल्लभी नगर में। लेकिन वल्लभी नगर से अरब है वो जा चुके थे। फिर क्या था, फिर इधर थी जो मेवाड़ के अंदर मेव या मेर जाति, और वहां पर है वो भीलों की सेना लेकर आए और यहाँ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और मेवाड़ को अपने 566 ईस्वी में मेवाड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया दोस्तों, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। और इसी तरह से मेवाड़ में क्या कर दी, गुहिल वंश की स्थापना कर दी 566 में गुहिल ने। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इनको सूर्यवंशी क्यों कहते हैं, सूर्य के पुत्र वीरस्वान से जो मतलब दशरथ वंशज इन्हीं के थे। और दशरथ के पुत्र कौन थे, श्री राम जी। और उनके पुत्र थे कुश का 8वां वंशज था विजय भूप। और विजय भूप तक है वो राजधानी कौन सी रही थी, अयोध्या। फिर विजय भूप कहाँ पर आ गए थे, अयोध्या से कहाँ पर, वल्लभी नगर। और वल्लभी नगर आ गए थे, वहां पर अपना राजधानी बना ली थी। और विजय भूप के 6वां जो वंशज था वो कौन था, शिलादित्य। और शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती जो आबू की परमार राजकुमारी थी। उनके 6 पुत्रियां थी, एक भी पुत्र नहीं था। तो पुत्र प्राप्ति के लिए जगदम्बा माता के मंदिर अपने गांव पीहर आबू में आई हुई थी। पीछे से क्या कर दिया, अरबों ने आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पर है वो वीरगति को प्राप्त हुए शिलादित्य। और फिर यहाँ पर वीरनगर में यहाँ पर अपने पुत्र को जन्म दिया किसने, पुष्पावती ने। और कमलावती ब्राह्मण को सौंप कर है वो सती हो गई। और कमलावती ने लालन पालन पोषण किया गुहिल का। और गुहिल ने फिर 566 में मेवाड़ में क्या रखी, गुहिल वंश की नींव रखी भीलों के समर्थन के साथ।
तो दोस्तों ये था गुहिल के बारे में, गुहिलादित्य के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे। हर चीज को हम बेसिक से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, हर स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। मिटा दूं? ओके। तो समझ में आ गया होगा। तो हमने ये देख लिया। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, तो इनके संस्थापक गुहिल वंश का कौन था? गुहिल या गुहिलादित्य, इसको आदि पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। कब की? 566 में। इसके पिता, इनके पिता कौन थे? तो पता चल गया होगा, शिलादित्य। शिलादित्य। और शिलादित्य की बात करें तो ये क्या थे भाई दोस्तों? ये थे, सॉरी मारकर गिर गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। शिलादित्य है वो वल्लभी नगर के राजा थे। वल्लभी नगर के क्या थे? शासक। इनकी माता की बात करें तो माता कौन थी? माता थी पुष्पावती। पुष्पावती। और पुष्पावती कहाँ की राजकुमारी थी? आबू की परमार राजकुमारी। आबू की परमार राजकुमारी। अब यहां पर पूछा जाता है कि पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण, तो पालन पोषण किसने किया दोस्तों? वीरनगर की कमलावती ने। वीरनगर की कमलावती ने क्या किया? लालन पालन पोषण किया दोस्तों। तो ये था गुहिल। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? अब यहां पर आपको है वो क्या करना है। गुहिल आ गया, गुहिलादित्य। तो हमने क्या देखा अभी तक? गुहिल को पढ़ा फर्स्ट। उसके बाद में एक शासक कौन आता है? राजा भोज। कौन आता है? राजा भोज। राजा भोज के बाद में आता है नागादित्य। नागादित्य के बाद में आता है महेंद्र फर्स्ट। उसके बाद में आता है अपराजित। कौन आता है दोस्तों? अपराजित के बाद में आता है शिलादित्य। और शिलादित्य के बाद में शासक कौन बनता है? महेंद्र सेकंड बनता है। तो यहां पर आप समझिए, पहले फर्स्ट संस्थापक कौन हो गया? गुहिल या गुहिलादित्य। उनके बाद में बनता है राजा भोज। उसके बाद में अगला शासक नागादित्य के बाद में महेंद्र फर्स्ट। उसके बाद में अपराजित, शिलादित्य, और उसके बाद में शिलादित्य का पुत्र महेंद्र सेकंड। तो यहाँ पर देखिए, गुहिल ने जो मतलब भीलों से वादा किया था कि आपके ऊपर कोई भी कर नहीं लगेगा, आपको स्वतंत्रता रहेगी। लेकिन जैसे जैसे महेंद्र सेकंड का जो शासन आया था, तो इसने क्या कर दिया? भीलों पर कर स्टार्ट कर दिया। भीलों पर कर लगाया। और क्या किया दोस्तों? और क्या किया? भीलों पर है वो क्या किए? अत्याचार किए। तो इससे क्या हो गए? भील क्या हो गए? परेशान हो गए। तो एक दिन क्या था कि महेंद्र सेकंड है वो जंगलों में शिकार करने के लिए गए हुए थे। तो भीलों ने पकड़कर है वो क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी। किसने कर दी? भीलों ने कर दी। इन्हीं का पुत्र कौन था? कालभोज। इन्हीं का पुत्र कौन था दोस्तों? कालभोज, जिसको बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। तो महेंद्र सेकंड का पुत्र था कौन? कालभोज, जिनको किस नाम से जाना जाता है? बप्पा रावल के नाम से। और ये गुहिल वंश का सबसे सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक रहेगा दोस्तों। तो अब बप्पा रावल मैं यही बताना चाह रहा था। और ये भी आप है वो इनके बारे में वैसे कुछ है तो नहीं, लेकिन ये आप नाम याद रखना
और काल भोज है वो किसके, महेंद्र सेकंड के पुत्र थे। भीलों ने इनकी हत्या कर दी। तो अब है वो काल भोज को भी भील है वो मारना चाहे, लेकिन काल भोज है वो कहां पर आ गए, हरित ऋषि के पास आ गए। दोस्तों कहां पर आ गए, हरित ऋषि के पास आ गए। हरित ऋषि, ठीक है, हरित ऋषि के पास आए और यहां पर उन्होंने क्या लिया, हम बोल सकते हैं शरण ली। किससे, हरित ऋषि से। और हरित ऋषि की सेवा करने लग गए, हरित ऋषि की गाय वगैरह चराने लग गए। ठीक है, और यहाँ पर हुआ क्या कि हरित ऋषि है वो इनसे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर है वो काल भोज को किसकी उपाधि दी, बप्पा रावल की उपाधि दी। तो काल भोज को उपाधि किसकी दी भाई, उपाधि दी बप्पा रावल की। किसने दी, हरित ऋषि ने बप्पा रावल की। तो अगर पूछा जाए कि बप्पा रावल की उपाधि किसने दी, तो हरित ऋषि ने दी थी। अब उनसे काल भोज से प्रसन्न होकर उनकी सेवा है वो काल भोज ने अच्छी की थी हरित ऋषि की। अब यहाँ पर हरित ऋषि को आशीर्वाद दिया कि तुम चित्तौड़ पर आक्रमण करो और तुम्हारी विजय होगी। तो किसके आशीर्वाद से है वो यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, काल भोज ने यानी बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 734 ईस्वी में, और यहाँ पर अधिकार कर लिया था चित्तौड़ दुर्ग पर। तो इनका शासनकाल क्या हो जाएगा, 734 से लेकर 753 ईस्वी तक है वो इनका बप्पा रावल का क्या रहेगा, शासनकाल रहेगा। और यहीं से हम जो मेवाड़ का इतिहास है वो शुरुआत है वो यहीं से होती है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बप्पा रावल हेडिंग के साथ है वो आगे बढ़ते हैं। ये नाम याद रखना आपको। अब हम देखते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल जिनको किस नाम से जाना जाता, मूल नाम क्या था इनका, काल भोज। मूल नाम था काल भोज और उपाधि थी बप्पा रावल की। लेकिन जो आपको रणकपुर प्रशस्ति है वो बप्पा रावल और काल भोज को है वो अलग अलग व्यक्ति बताया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रशस्ति में काल भोज व बप्पा रावल अलग अलग व्यक्ति हैं, तो रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो इसका शासनकाल है वो 734 ईस्वी से और 753 ईस्वी तक है वो इनका शासनकाल रहा था दोस्तों। बप्पा रावल की हम बात करें, इनका है वो ये जो कार्यकाल है वो याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर बप्पा काल भोज की बात करें तो ये महेंद्र इनके पिता कौन थे, पिता महेंद्र सेकंड, महेंद्र सेकंड इनके पिता थे। यहाँ पर बात करें तो सेवा में रहे, किसकी सेवा में रहे, हरित ऋषि की सेवा में, हरित ऋषि की सेवा में रहे। ठीक है, इनको उपाधि मिली, उपाधि किसकी मिली थी, बप्पा रावल की। पहले काल भोज नाम था, ठीक है, तो बप्पा रावल की, बप्पा रावल। और यह उपाधि दी किसने, हरित ऋषि ने दी। ठीक है, तो हरित ऋषि ने वही उपाधि दी किसकी, बप्पा रावल की। आगे हम चर्चा करें, आगे हम देखें तो यहाँ पर हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ पर क्या किया, आक्रमण। हरित ऋषि के आशीर्वाद से, वाद से चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब यहां पर देखिए ये क्या है, चित्तौड़ दुर्ग जो है कि किस पहाड़ी पर है पूछा जाए तो त्रिकुट की पहाड़ी पर है, त्रिकुट की पहाड़ी पर है। कौन सा दुर्ग दोस्तों, कौन सा दुर्ग है, त्रिकुट की पहाड़ी पर है चित्तौड़ दुर्ग। त्रिकुट की पहाड़ी पूछा जाए कौन सी पहाड़ी, त्रिकुट की पहाड़ी। किस पठार पर, तो मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर। और कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग। और इसकी स्थापना किसने की थी, चित्रांगद मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, यानी निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने।
मौर्य ने। ठीक है, और कब कोई है वो 8वीं शताब्दी बताते हैं, कोई 7वीं शताब्दी और कोई 3री शताब्दी भी बताते हैं, लेकिन प्राचीन दुर्ग है वो तांग मौर्य का जो है वो 3री शताब्दी के अंदर था, 3री सदी में। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात करें तो अब बप्पा रावल ने किस पर आक्रमण किया, किस पर? चित्तौड़ दुर्ग पर। तो चित्तौड़ दुर्ग पर 700 कब किया था? 734 ईस्वी में किया था। तो उस समय चित्तौड़ दुर्ग का जो सम्राट था, यानी सम्राट था या राजा था, शासक था, वो कौन था? तो वो था कौन दोस्तों? मान मौर्य। कौन था? मान मौर्य था, वो इसका शासक था। और मान मौर्य है वो 734 के जो युद्ध होता है उसमें क्या हुआ? मारा गया। और यहाँ पर चित्तौड़ पर अधिकार किसने कर लिया? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हरित ऋषि ने के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर आक्रमण किया, वह चित्तौड़ पर अधिकार किया। वह चित्तौड़ पर किसने? बप्पा रावल ने। वह चित्तौड़ पर अधिकार किया। ठीक है, और यहां से ये बनता है अधिकार कर लिया किस पर? चित्तौड़ पर। तो गुहिल वंश का वास्तविक वो क्या थे? आदि पुरुष थे, संस्थापक थे। तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बप्पा रावल को। तो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है। और यहां पर बात करें तो उन्होंने सर्वप्रथम राजधानी बनाई। तो प्रथम राजधानी किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। और किसको बनाई थी? नागदा को। और नागदा कहां पर है? उदयपुर में है। नागदा उदयपुर में प्रथम राजधानी क्या बनाई थी दोस्तों? राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? राजधानी किसको? नागदा को। ठीक है, जो नागदा उदयपुर में है। और क्या किया उन्होंने? जो इनके कुल देवता कौन है? एकलिंग जी महाराज, और इनका मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, पहले इसका आप है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इनके पिता कौन थे? महेंद्र सेकंड सेवा में रहते, हरित ऋषि की सेवा में रहते थे। रूपाधि दी हरित ऋषि ने बप्पा रावल की। हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय कौन था? मान मौर्य चित्तौड़ का जो शासक था, उस पर 1734 में आक्रमण किया। और 1734 में फिर ये मारा गया। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया किसने? ये जो बप्पा रावल ने। और वास्तविक संस्थापक कौन हो गया गुहिल वंश का? बप्पा रावल। और उन्होंने प्रथम राजधानी बनाई नागदा उदयपुर को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि उन्होंने उदयपुर नागदा को यहां पर राजधानी बना दिया। तो इनके बारे में और हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। निर्माण की बात करें तो उन्होंने निर्माण क्या क्या करवाया? तो निर्माण करवाया एकलिंग जी मंदिर का। एकलिंग जी मंदिर का। ठीक है, और क्या करवाया था? सास बहू के मंदिर का। सास बहू मंदिर का। ठीक है, अब ये यहां पर ये पूछा जाता है कि एकलिंग जी का मंदिर है वो कहां पर है? तो एकलिंग जी का मंदिर है वो किस गांव में है? ऐसे तो पता है कि उदयपुर में है, लेकिन किस गांव में है? तो कैलाशपुरी गांव। कौन सा गांव? कैलाशपुरी गांव। जो कैलाशपुरी गांव कहां पर है? उदयपुर में है दोस्तों, उदयपुर में है। और सास बहू का मंदिर कहां पर है? सास बहू का मंदिर है वो कहां पर है? नागदा के अंदर है, नागदा में है। ठीक है, तो ये दो मंदिरों का निर्माण करवाते हैं कौन? बप्पा रावल। अब यहाँ पर बप्पा रावल ने और क्या चलाए? राजधानी है वो बना ली किसको? यहाँ पर नागदा को। अब यहाँ पर बप्पा रावल ने है वो
सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के चलाए। तो अगर पूछा जाए कि गुहिल वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो बप्पा रावल ने है वो सोने के सिक्के चलाए दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पर पूछा जाए तो रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो ये आपको है वो याद रखना है। अब यहाँ पर बात करें तो बप्पा रावल के बारे में जानकारी और कहाँ से मिलती है, तो जानकारी के स्रोत है वो याद रखना। जानकारी के स्रोत और यहाँ पर जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक तो आपने सुना होगा राज प्रशस्ति से है वो जानकारी मिलती है, जिसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग से है वो जानकारी मिलती है। और है वो श्यामल दास की रचना वीर विनोद में मिलती है। वीर विनोद में मिलती है। और कहाँ पर मिलती है, यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलो यहीं पर दिखाई दे रहा ना, ठीक है। और वीर विनोद राज प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य, किसमें? एकलिंग महात्म्य, जिसके लेखक कौन थे? राणा कुंभा ने शुरुआत की थी। पूरा है वो रूप भट्ट ने किया था। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो ये है वो जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है। तो ये क्या था? बप्पा रावल के बारे में देखा और गुहिल के बारे में देखा। ठीक है। तो यहाँ पर है वो दो, और वैसे जो बीच में नाम आए जो मैंने लिखवाए थे वो भी आपको याद रखना है, और अच्छे से विस्तार से हमें वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।